सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के बारे में। बिहार में क्योंकि अब आने वाले टाइम में चुनाव है और बिहार की राजनीति इतनी गर्माई हुई है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि इस बार बिहार के अंदर में उनकी पार्टी जीत के आए, लेकिन अपने टर्म्स पे। शुरू करते हैं दोस्तों कांग्रेस पार्टी की तरफ से बैटिंग करने उतरे हैं कन्हैया कुमार। कांग्रेस पार्टी में लग रहा है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव के भरोसे ही छोड़ दिया बिहार के अंदर में कांग्रेस पार्टी को, और उनके जो नए अध्यक्ष है दोस्तों राजेश कुमार जी, उनको बनाया गया है कांग्रेस का अध्यक्ष। पुराने जो अध्यक्ष थे अखिलेश प्रताप सिंह, कहना है कि लालू यादव के ये बहुत करीबी थे, इसलिए इनको बदलवा के अब एक दलित चेहरा लेके आए राजेश कुमार जी को। अब कांग्रेस इस बार टारगेट कर रही है कि हम दलितों को और मुसलमानों का वोट इकट्ठा ले और चुनाव हम जीते कैसे। इसीलिए आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी खुद, जो कि मीडिया के सामने वो रेगुलर आती नहीं है, फिर भी इफ्तार पार्टी की तस्वीरें उनकी बाहर आ जाती है, क्योंकि इफ्तारी के माध्यम से वो मुसलमानों को साधने की पूरी कोशिश कर रही थी बिहार आने वाले चुनाव के अंदर में। और एक मुसलमानों के लिए ये संदेश देना चाहती है कांग्रेस पार्टी कि हम ही है मसीहा आप लोगों के। अगर भाजपा को हरा सकती है कोई पार्टी तो पैन इंडिया कांग्रेस पार्टी ही है। देख लीजिए किस तरीके से हमने 4% कर्नाटका के अंदर में मुसलमानों को आरक्षण दिया। दलित, SC, ST, OBC दलितों का सबका हक मार के दोस्तों 4% आप लोगों को दिया। वक्फ में हमने पैसे फंड किए, हजारों करोड़ रुपए हमने पब्लिक के टैक्स पेयर के पैसे से मुसलमानों को दिए, लुभाने की कोशिश की। तो ये एक मैसेज देने की पूरी कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये लोग खजूर खाते फोटो खिंचवा रहे हैं इफ्तार पार्टी के दौरान। अब दोस्तों कन्हैया कुमार JNU से पढ़ा लिखा, 45 साल 44 साल इसकी उम्र होगी एटलीस्ट, ठीक है। 42-43 साल तक तो ये पढ़ रहा था JNU में, टैक्स पेयरों के पैसे से 10-20 रुपए के रूम रेंट लेके JNU के अंदर में पूरी आलीशान फैसिलिटी ले रहा था और भारत के खिलाफ बातें कर रहा था, भारत की आर्मियों को गाली दे रहा था, भारत को टुकड़े होंगे ऐसे नारे दे रहा था दोस्तों, डपली बजा बजा के। अब जनता इसकी डपली बजा दी है ऑलरेडी कई बार चुनाव के अंदर में, लेकिन कांग्रेस को इसके ऊपर में भरोसा था तो इसको भेज दिया। ये पढ़ा लिखा PhD है, इसकी वाहियात सी बकवास आपको सुनाऊंगा मैं अभी वीडियो। अब वो पहले वो सुनिए, फिर आप मुझे बताइए इस बात का कोई सेंस बनता है? ऐसी तो 10 साल का बच्चा भी इतनी बेवकूफी जैसी बातें ना करे। आप एक बार इसका बयान सुनिए। हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी याद कीजिएगा मेरा यह बात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं पानी पेट्रोल से भी ज्यादा कीमती होना है, क्योंकि पेट्रोल पीने से प्यास नहीं बुझती है, पानी की जरूरत सबको है। दुनिया में जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है, दुनिया भर के पूंजीपतियों और कारोबारियों की नजर बिहार की पानी पर है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था तब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, और जब इंडस्ट्री अब ऑटोमेटिक हो गया है, जहां लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब ये जो है छोटा छोटा यूनिट लेकर के आ रहे हैं ताकि यहाँ के पानी का दोहन किया जा सके। ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं हमारे आसपास, हमारे पास तो इनकम ही नहीं है, तो सड़क बना रहे हैं किसके लिए? सड़क बना रहे हैं यहाँ का संसाधन लूट के लेके जाने के लिए। आपको क्या लगता है, मखाना पे भाषण लगा दे करके गए हैं प्रधानमंत्री मस्का मार करके? अभी आपने जो है नाम लिया, जब सुना आपने दोस्तों। और पास में पवन खेड़ा जी एकदम इधर उधर देख रहे हैं गुलाबी टोपी पहन के। इनकी बातें सुन लो कि पानी इतना है बिहार के पास में कि पानी लूटने की एक टेक्निक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके हिसाब से सड़कें होनी नहीं चाहिए, फ्लाईओवर नहीं होने चाहिए, हाईवेज नहीं होने चाहिए, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट ही नहीं होना चाहिए। इस जाहिल की बातों से आपको लगता है ये पढ़ा लिखा है? सोचिए आप, मतलब ये टिपिकल कम्युनिस्ट माइंडसेट वाला ही है भाई। ये पूरा माइंडसेट जो इनका है ना दोस्तों, ये वो लाल झंडे हथौड़े और फावड़ा लेके वो जो कटहरी है ना कम्युनिज्म का, ये वही है, नक्सल वक्सल वाली सोच ही है इनकी, और कुछ नहीं है। इनको बस पार्टी चेंज करके कांग्रेस ने अपना मुखिया बना दिया है बिहार के अंदर में कि जाओ बेटा पद यात्रा करो, पूरे बिहार के अंदर में पलायन रोको, नौकरी दो, यात्रा तुम करते रहो। बाद में राहुल गांधी जी आएंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे, तालियां बजवाएंगे और चले जाएंगे 2, 4, 5, 6, 8 भाषण देके।
तो यही स्ट्रेटेजी कांग्रेस की लग रही है। हालांकि कांग्रेस दिखाना चाह रही है राजद को कि देखो हम पूरे बिहार के अंदर में अब किस तरीके से डोमिनेट करने की स्थिति पे आ चुके हैं, हमारे लोग ग्राउंड पे घूम रहे हैं, अगर सही सीटें हमसे नहीं करार किया तो फिर हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिस तरीके से हमने दिल्ली में चुनाव लड़ा था। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आ चुका है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कि हम बिहार के अंदर में जो चुनाव लड़ेंगे वो इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे। और इंडिया अलायंस में आपको पता है राजद आ जाती है दोस्तों, और गैर भाजपा गैर एनडीए जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको मिला के चुनाव लड़ने की इन्होंने अपील भी की है कि जितनी भी छोटे छोटे दल है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं वो सब साथ में आ जाइए, भाजपा को हराना बस इनका मुद्दा और कुछ नहीं है। बिहार गया तेल लेने, बिहार के लोग गए तेल लेने, इनके हिसाब से भारत गया तेल लेने, भारत के लोग गए तेल लेने, बस इनका एक ही मकसद है बीजेपी को कैसे हराना। फिर वो चाहे इंडियन आर्मी को ये लोग गाली दे दें, फिर उसके लिए देश विरोधी ताकतें जो भारत के खिलाफ साजिश करती है देश के बाहर में, उनके साथ भी उनकी ही ताल में ताल मिला के यहाँ पे भारत के अंदर में भी उस तरीके का एजेंडा चलाने की कोशिश करें, हिंदुओं को तोड़ने की जातियों में बात करें और आरक्षण बढ़ाने की बात करें। भारत के अंदर में दोस्तों कांग्रेस ने देश के हित में आज तक कौन सा काम किया है, ये कोई कमेंट करके मुझे बता दे दोस्तों। 70 साल में जितनी भी प्रॉब्लम आज भारत झेल रहा है और आने वाले कई सालों तक झेलते रहेगा, इसकी देन अगर किसी ने दी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने ही दी है। ये वक्फ बोर्ड भी जो दिया था ये भी कांग्रेस पार्टी ने ही दिया था अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए और भारत को मैसिव तोड़ने की राजनीति के लिए। दोस्तों इनका अंग्रेजों ने कुछ अपने एजेंट्स बैठा के गए थे, उन्होंने कहा था कि भारत को डिसमेंटल करना है, इसलिए यहाँ पे एंटी भारत वाले लोगों को ही बैठाओ। तो ऐसे कुछ लोग आ गए थे जिन्होंने वक्फ बोर्ड भी बनवाया, रैपिडली नॉर्थ ईस्ट को पूरी मास कन्वर्शन रैकेट चलवाया। दोस्तों पूरे भारत के अंदर में ये जो कन्वर्शन रैकेट चल रहा है ना कि पानी पियो आप ठीक हो गए, बुखार हो गया किसी को छू दिया, यसूदी बल्ले बल्ले वाला वो बजिंदर जो पंजाब में भागा भागा कन्वर्शन रैकेट करता था वो भी अब पकड़ा जाएगा। देखिए उसकी हालत क्या होती है फिर। तो ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से ऐसे ही काम करती रहती है। इनको मुसलमानों के लिए भी कोई इनके मन में कोई रहम दिल नहीं है। मुसलमानों को भी 70 साल से इन्होंने वोट बैंक बना के रखा और गरीब रेखा के नीचे ही इनको रखा। 70 साल से मुसलमान शायद ये भूल गए, जिनको नहीं पता नई जनरेशन उनको पूछना चाहिए पूर्वजों से कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया मुसलमानों के लिए। हालांकि बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी पुरजोर तरीके से लेट जाएगी इनके वोट बैंक के सामने कि हमें वोट दे दो, हम ही है आपके मसीहा भाजपा को जो हरा सकती है। हालांकि बीजेपी ने जितना मुसलमानों के लिए अब तक किया है ना भाई, अब डेटा पढ़ लीजिए दोस्तों, कितने ऐसे घर है दोस्तों। हर एक स्कीम में कहा जा रहा है कि 30 से 35% हक मुसलमानों को मिल रहा है। हालांकि मुस्लिम पॉपुलेशन पूरे पैन इंडिया के अंदर में 20% से भी कम है, 20-22% की है, ठीक है। लेकिन हर एक गवर्नमेंट स्कीम्स में इनको 30-35% का शेयर मिल रहा है, जो कि पॉपुलेशन से ज्यादा इनको शेयर दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इनको डराती है हमेशा से कि भाजपा को वोट दोगे तो भाजपा के तुमको छील चाल देगी, ऐसा ही ये लोग करते रहते, दंगे फसाद करवाएगी, यही सब अफवाह फैला फैला के मुसलमानों का वोट ये लेना चाहते हैं और इनको मिलता भी है। अब दोस्तों कांग्रेस ने एक सीख तो ली है जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद में। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने चाय से निकाल के मक्खी को फेंक देते हैं, उसी तरह से कांग्रेस को फेंक दिया कि तुमको अलायंस रहना तो चुपचाप अलायंस बन के कोने में पड़े रहो। और जिस तरीके से झारखंड के अंदर में हेमंत सोरेन ने मक्खी की तरफ फेंक दिया उठा के कि अलायंस पार्टनर है, अलायंस की तरफ कोने में पड़े रहो, इतनी सीटें देंगे, इतनी सीटों में लड़ना है तो लड़ लो, नहीं तो तेल लेने जाओ, हम अकेले सक्षम है। इसके बाद में कांग्रेस को रियलाइज हुआ कि भाई पूरे भारतवर्ष के अंदर में हमारी कोई इज्जत तो है नहीं, ऐसे ही करते रहेंगे तो भाई कोने में ही पड़े रहेंगे। और ऐसे भी भाजपा 20-21 स्टेट में राज्य कर रही है, भाजपा और एनडीए राज्य, एनडीए गवर्नमेंट चल रही है एनडीए की पूरे भारत के अंदर में। अब कर्नाटका बचा, कर्नाटका में आज के दिन चुनाव हो जाए तो कर्नाटका कांग्रेस नहीं जीतेगी, ये गारंटीड है। फिर हिमाचल प्रदेश में अगर चुनाव हो जाए तो हिमाचल प्रदेश भी नहीं जीतेगी। और तेलंगाना के अंदर में हो तो तेलंगाना की हालत ऐसी है दोस्तों कि कांग्रेस के खुद के कार्यकर्ता लोग बहुत शॉक्ड है। कुछ स्टैंड ऐसे लिए है ना रेवंत रेड्डी ने उससे,
और लोगों के बीच में गुस्सा तो है ही कांग्रेस पार्टी को लेके, इसीलिए दिल्ली के अंदर में इनको एक भी सीट नहीं मिली। महाराष्ट्र में इनको सुपड़ा साफ करके लोगों ने पैक करके सूटकेस में भगा दिया कि भागो भाई, महाराष्ट्र में आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप देख लीजिए, अब बिहार सामने है, इसीलिए ये टैक्टिस कर रहे हैं राजद के साथ में। अब दोस्तों, राजद की क्या बात करनी है, लालू यादव की उम्र हो चुकी है। लालू यादव जाने से पहले सोच रहे हैं कि भाई अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं कितने साल तक राजनीति में रहूंगा। हालांकि बेल पे भाई साहब बाहर है मेडिकल हेल्थ इश्यूज बता के, लेकिन उन्होंने एक बात ऐसी कह दी कि किसी माई के लाल के अंदर में हिम्मत नहीं है तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर बनने से रोक सके। वहीं पे मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे कि अभी हमारी सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पे डिसीजन होना बाकी है। तो लालू यादव कुछ भी करके इस बार कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे बिटवा को चीफ मिनिस्टर बना दी हम बिहार का, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद इससे अग्री नहीं कर रही है। दूसरी बात है कि इतना इजी केक वॉक नहीं है तेजस्वी यादव के लिए, ये तेजस्वी यादव भी जान रहे हैं। इसीलिए लालू यादव पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रहा है कि मुसलमानों को और यादवों को साधने की, एक आखिरी बार रिक्वेस्ट करने की, क्योंकि आने वाले 5 साल बाद क्या होगा, उनकी उम्र ऑलरेडी हो चुकी है। भगवान करे उनको 100 साल और मिले, लेकिन ये उम्र हो चुकी है तो इसलिए वो चांस नहीं लेना चाहते। हालांकि जो लालू ने कहा था कि महाकुंभ का ये जो फेस्टिवल है फालतू है, ये सब फालतू है, वही लालू यादव एकदम वो साफा पहन के पहुंच गए इफ्तारी के खजूर खाने। और इफ्तारी के जब खजूर खा रहे थे, कोई भी कांग्रेस का लीडर इनके साथ में नहीं आया था, वो उस इफ्तारी पार्टी में नहीं गया था। आपको बता दूं, ये लालू यादव की टैक्टिस थी, सभी साथ नहीं दे रहा था, फिर भी वो इफ्तार पार्टी करने चला गया था ताकि उसका बिटवा चीफ मिनिस्टर बन सके आने वाले चुनाव में। हालांकि उसके लिए बहुत बड़ा एक रोड़ा बनने वाले हैं खुद कांग्रेस पार्टी, और दूसरा रोड़ा बनेगा प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो चुनाव लड़ रहा भाई, उस बंदे की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है कि हम पूरे बिहार के अंदर में चुनाव लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, अपने अपने मुसलमानों को भी हम सीट देंगे, मुसलमानों को हिंदुओं को भी सीट देंगे, दलितों को भी देंगे, सब कास्ट कंसेशन बना के एक गठन करेंगे अपनी टीम का और सबको चुनाव लड़वाएंगे। महिला भी होंगी, जेंट्स भी होंगे, सब होंगे। लेकिन प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी अब दूसरी है कि भाई यही करते करते हम भले पूरे बिहार में न जीते, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे प्रशांत किशोर टारगेट करेगा जीतने की, और अगर 15% वोट अगर इसको मिल जाता है पूरे चुनाव के अंदर में, तो लालू यादव की पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा डेंट पहुंचने वाला है। हालांकि जदयू के भी कुछ वोट्स जा सकते हैं, भाजपा के वोट्स मुझे नहीं लगता कि शिफ्ट होंगे प्रशांत किशोर की तरफ। ये प्रशांत किशोर खुद जानता है, क्योंकि भाजपा के वोटर्स हमेशा से कमिटेड वोटर्स रहे हैं। वो चाहे तो वोट देने नहीं जाएंगे अगर भाजपा से नाराज होंगे तो, लेकिन वो वोट देंगे तो भाजपा को ही देंगे, देश के हित में वोट देते हैं। अगर हम बात कर ले चिराग पासवान की, तो खजूर खाते हुए तो चिराग पासवान और सम्राट चौधरी जो कि भाजपा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो भी इस बार दिखे हैं। दोनों टोपी पहन के सोफे में बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे थे और बिहार की रणनीति बना रहे होंगे, ये लोग चर्चा कर रहे होंगे कैसे चुनाव करें। तो अभी इफ्तार पार्टी ऐसा फैशन बन चुका है ना कि ये 20% की मुसलमान पॉपुलेशन पूरे भारत के देश की, भारत की 150 करोड़ की देश की हर एक पॉलिटिकल पार्टी को नचाता है अपना वोट का लालच देके कि हमारी मांगे ये है, कौन पूरी करेगा उसको हम वोट देंगे। जबकि 80% हिंदू इस देश के अंदर में अभी तक जाति और इसमें मजहब में, धर्म में, हर पंथ में, सब चीज में बटा हुआ भाई, आइडियोलॉजी में भी बटा हुआ है। और इस देश में किसी को दिक्कत नहीं होती भाई। ये जो सो कॉल्ड सेक्युलरवादी आ जाता नहीं, ये सब धांधली है भारत के अंदर में, ये सब शब्द गढ़ दिए गए हैं। सेक्युलरिज्म, गंगा जमुना तहजीब कोई नहीं है। मेरे धर्म को इज्जत दोगे तो तुम्हारे धर्म को इज्जत मिलेगी, मेरे धर्म को कुछ मत बोलो, कोई किसी आपके धर्म के लिए भी नहीं बोलेगा। सीधा ऐसा हिसाब होना चाहिए भाई, सब प्यार मोहब्बत से खुशी से रहो। और पाकिस्तान बना था तब क्या कहा गया था, पाकिस्तान जब बना था तब यही कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम साथ में कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक अलग से मुल्क चाहिए। फिर पाकिस्तान बनने के बाद बांग्लादेश बना, पता है ना सबको, सबको पता है भाई। फिर भी यहाँ पे अगर आज के डेट में भी यही बातें हो रही है कि वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट होना चाहिए कि नहीं, अगर एक मुस्लिम पॉपुलेशन पूरे धमकी देती है भारत के अंदर में कि बहुत बड़ा कोहराम हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस इसके बहुत बदतर से बदतर होंगे, तो ये पूरे भारतवासियों को सोचने की जरूरत है आज की डेट में।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भाजपा और जदयू की क्या स्ट्रेटेजी है इस बार। नीतीश कुमार अभी पार्लियामेंट के अंदर में कल ही उन्होंने राबड़ी देवी को कह दिया कि ये जो राजद की पार्टी है ये तो आपके पति की पार्टी है। और बात भी सही है भाई, राजद के चारा घोटाले में जब लालू यादव को जेल हुई थी तब उसने राबड़ी देवी जिनको साइन करना नहीं आता, अंगूठा छाप राबड़ी देवी जी को बनाया था चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर है ना आज की डेट में राबड़ी देवी। लेकिन पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल जो लालू यादव जेल से मैसेज पास ऑन करवाता था वही राबड़ी यादव करती थी। और राबड़ी देवी के टाइम में भी क्राइम कुछ घटा नहीं है, उल्टा ऐसे बढ़ा है दोस्तों धड़ल्ले से। वो खुद महिला जब मुख्यमंत्री थी तो महिलाओं के साथ में बिहार में क्या होता था ये किसी से ढका छुपा नहीं है। और लालू यादव इतने ही अगर बोलते ना राजद सबकी पार्टी है तो दूसरे नेताओं को मौका देते अपने परिवार को छोड़ के, लेकिन ये राजद भी अपने ही फैमिली वाली पार्टी है भारत के अंदर में, जिसको हम फैमिली पार्टी बोल सकते हैं कि राजद में अब तेजस्वी यादव को वो बनाना चाहते हैं। हालांकि उनकी पार्टी मुश्किल है दोस्तों, 29 से 30% तक की पार्टी बन के रह गई है। हालांकि तेजस्वी यादव पूरी मेहनत कर रहा है भाई युवाओं को साधने की, महिलाओं को साधने की, हर एक जगह जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम इसको टेक पार्क बनाएंगे, आईटी पार्क बनाएंगे, सॉफ्टवेयर पार्क बनाएंगे, हम यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनवाएंगे, बिहार से निकलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बढ़िया बात है। सबको स्वरोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे, सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। कहां से लोगे नहीं पता। जब मीडिया वाले ने पूछा तो बोलती है 3 लाख पद अभी खाली है सरकारी नौकरी में। भाई 3 लाख पद तो एक चुटकी में नीतीश कुमार भी भर दे, जो खाली है उसको एक दिन के अंदर में भरा जा सकता है। लेकिन इन 3 लाख लोगों को जो हायर करेंगे, सरकारी नौकरी देंगे, इसको अगले महीने से सैलरी मिलनी है। वो सैलरी के पैसे कहां से आएंगे बिहार के पास में, ये बता नहीं सकते तेजस्वी यादव। भाई 9वीं फेल नहीं है, 9वीं पास है। वो खुद बोलते छाती ठोक के मैं 9वीं फेल नहीं हूं, मुझे 9वीं फेल मत बुलाना, मैं 9वीं पास हूं। तो ये तो है तेजस्वी यादव। और वो पीएचडी वाला जो बन के आया वो पूछता है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या जरूरत है बिहार को। बिहार में किसी को फ्लाईओवर नहीं चाहिए, हाईवेज नहीं चाहिए, सड़कें नहीं चाहिए, क्योंकि बिहार के पास बहुत पानी है। पानी डीजल पेट्रोल से भी महंगा होने वाला है। इसीलिए ये एक स्ट्रेटेजी है भाजपा सरकार की कि पानी को हम लोग खत्म करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं। मतलब यार इज्जत बिहार की तो रखो। बिहार से कितने आईपीएस आईएएस अफसर बन के आते हैं, कितने शिक्षित लोग आते हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी खुद बिहार में है, थी विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। और ये भाई ये क्या मानसिकता है इस कन्हैया कुमार की। वो देशद्रोही तो पहले से ही था, मेरी नजर में तो हमेशा रहेगा। इसने जो भारत के खिलाफ बयान दिए थे, आर्मी को बलात्कारी कह दिया था, वो वीडियो मैंने अपने पिछले बिहार के वीडियो में दिखाया था आप लोगों को। और ये कन्हैया कुमार कुछ नहीं होने वाला, अब देख लीजिएगा। जिसने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार मोहरा बनाए गए हैं ताकि राहुल गांधी इनके सामने इंटेलिजेंट लगे। सच बात बोलूं तो ये कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजी है कि राहुल गांधी को पूरी दुनिया, भारत में हर लोग पप्पू पप्पू करके चिढ़ाते हैं। राहुल गांधी ने खुद माना था ये संसद के अंदर में कि मुझे पप्पू बोला जाता है, ये बोला जाता है। तो अब राहुल गांधी को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए इन दोनों को हायर किया गया है कि अब तुम लोगों के हाथ में बिहार। राहुल गांधी जी आएंगे, धाई 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 6, 7, 8, 10, 15 रैली करेंगे और बिहार जीत लेंगे। ये है इनकी स्ट्रेटेजी और इनका सपना। दिल्ली के एसी रूम में बैठ के ये लोग बिहार की राजनीति पे चर्चा करते हैं कि बिहार की राजनीति हम कैसे करेंगे। जो 2 कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभी के अध्यक्ष दोनों जाके समझाते हैं, उसी पे अब स्ट्रेटेजी बन जाती है। बिहार में ग्राउंड पे जाके कार्यकर्ताओं से मिलो, लोगों से मिलो। भाजपा क्यों हमेशा से लोग, भाजपा लोगों की पार्टी है ना भाई। कार्यकर्ता हर एक घर में आप लोग को कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, हर एक सोसाइटी में। वो लोगों के बीच से ही आते हैं, उनको सब प्रॉब्लम पता है, लोकल प्रॉब्लम। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है भाई, अच्छा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए ही भाजपा हर जगह पे एकदम दावेदारी चबा के मारती है, एकदम छक्का पे छक्का। अभी तो भाजपा की स्ट्रेटेजी बन रही है। अब देखिए अमित शाह जी वहां पे पहुंच रहे हैं, कहा जा रहा है अगले महीने के 15 तारीख के बाद में अमित शाह जी पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे बिहार के चुनाव में। एनीवे दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।